देखो, अगर एक विलगित गैसीय परमाणु है तो उस विलगित गैसीय परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कमजोर तरीके से बना हुआ है, लूजली हेल्ड है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हमको लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमसे देख के हो जाएगा, पर जब तक लिखते रहेंगे ना तब तक बात बनती नहीं है, दिमाग में छपती नहीं है हमेशा के लिए। इसलिए हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं तो बनाने, इट्स वेरी कंपलसरी। तो कभी कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैक्चुअल बेस्ड सवाल भी आते हैं तो वो भी हमें आने चाहिए। अगर टॉपिक को आज पढ़ा है और आज ही उसके सवाल लगा लिए जाए तो सवालों के बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हेलो, तो चलिए स्टार्ट करें। लास्ट क्लास की कहानी सभी को पता है? एवरीवन रिवाइज करके आए अच्छे से? गुड। तो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। अपन कल E अपॉन P के रेशियो के बारे में बात कर रहे थे। हेडिंग लगाइए सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। सम इलेक्ट्रॉनिक आयन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ आयन्स लिख रहा हूं, आपको इन सब में कुछ कॉमन है, वो कॉमन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। अगर अपन नाइट्रोजन की बात करें और मैं आपके सामने ड्रॉ करूं, अगर N3 माइनस या O2 माइनस या F माइनस या Na प्लस या Mg2 प्लस या Al3 प्लस, तो इन सब में क्या चीज कॉमन है चेक कीजिए। इन सब में क्या चीज कॉमन है? अगर आप वो चेक करने जाओगे तो इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें -3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, एक समान होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको सम इलेक्ट्रॉनिक आयन के नाम से जानते हैं। अच्छा, प्रोटॉन कितने हैं? इसमें 7 प्रोटॉन, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, इसमें 11, इसमें 12, इसमें 13। अगर अपन E अपॉन P की बात करें तो E अपॉन P की वैल्यू इसके लिए कितनी है? 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12 और 10/13। अगर मैं आपको बोलूं कि इन सबके साइज कंपेयर करके बताओ, तो क्या आपने ये बात पढ़ी थी कि E अपॉन P का मान जब बढ़ता है तो साइज भी बढ़ता है। E अपॉन P का मान जिसके लिए ज्यादा होता है उसका साइज भी ज्यादा होता है। तो अब ऑटोमेटिकली क्या देख करके आपको ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पे बेटा 10/7, 10 में छोटी संख्या का भाग लग रहा है, वैल्यू बड़ी आएगी। 10 में 8, इससे बड़ी संख्या का भाग लग रहा है, वैल्यू छोटी आएगी। तो अगर अपन E अपॉन P की बात करें तो आगे से लेफ्ट टू राइट जाने पर, जैसा हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो E अपॉन P की वैल्यू घट रही है तो साइज भी घटेगा। तो N3 माइनस से का साइज बड़ा होगा, उससे छोटा O2 माइनस होगा, उससे छोटा F माइनस होगा, उससे ज़्यादा Na, उससे छोटा साइज Na प्लस का होगा, उससे छोटा साइज Mg2 प्लस का होगा, उससे छोटा साइज Al3 प्लस का होगा। तो ये आकार का क्रम हो गया। ऐसे आप सवाल कर सकते हो। अगर कोई आपसे आकार के बारे में पूछे तो आप ऐसा कर सकते हो। सम इलेक्ट्रॉनिक आयन के लिए कंसेप्ट क्या है कि E अपॉन P की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो
साइज भी ज़्यादा होगा। ई अपॉन पी की वैल्यू कम होगी तो साइज भी कम होगा, ये कहने का मतलब है। गॉट इट? अच्छा, अब एक सवाल दे रहा हूँ, करके बताओ। आपको कंपेयर करना है, तीन लोगों को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है? S2 माइनस Cl माइनस P3 माइनस, चलो आकार की तुलना करके बताओ, किसका आकार ज़्यादा, किसका आकार कम, किसका इलेक्ट्रॉन, किसका आकार क्या रहेगा? कीजिए। हाँ बेटा, आई होप यू गॉट द आंसर। ई अपॉन पी निकाल लिया होगा, आंसर आ गया होगा। हाँ, फॉस्फोरस के लिए ई अपॉन पी का वैल्यू क्या आया? क्या आप चेक कर पा रहे हो कि तीनों के लिए इलेक्ट्रॉन तो 18 18 18 है ना? तो इलेक्ट्रॉन तो 15 17, तो ई अपॉन ई पी की वैल्यू ज़्यादा है, साइज ज़्यादा होगा, तो कितने बच्चों का सही था? तो इस प्रकार के सवाल आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट आईआईटी का सवाल है, अब तो नहीं आया, बहुत पहले आया था, बहुत ज़्यादा पुराना सवाल है। हमें कंपेयर करना है मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, और साथ में एक और बंदे को कंपेयर करना था, शायद लिथियम प्लस था। अच्छा, इनको आपस में कैसे कंपेयर कर सकते हैं यार? लॉजिकली देखें तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम के लिए वैल्यू ज़्यादा है, एल्यूमिनियम के लिए कम है, तो मैग्नीशियम का आकार एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो है ना, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? ये फैक्चुअल था, फैक्ट बेस्ड था, और इसको याद ही करना था कि लिथियम का ज़्यादा होता है मैग्नीशियम 2+ से। तो कभी कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैक्चुअल बेस्ड सवाल भी आते हैं, तो वो भी हमें आने चाहिए। लिख लो, ठीक है? एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए तो शायद ये 0.76 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ये 0.72 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और एल्यूमिनियम की वैल्यू शायद 0.5 के आसपास आती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आप रफली 0.51 लिख लो या 2 लिख लो, इस यहाँ तक मैं श्योर हूँ, संभावित यहाँ तक है, 2 3 मुझे याद नहीं है। तो ये एक सवाल है, इस प्रकार का सवाल भी कभी कभी आता है, फैक्चुअल बेस्ड सवाल है, तो दैट्स इट। चलो नोट कर लो। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक, अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग लगाएं, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी।
आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। देखो, अगर एक विलगित गैसीय परमाणु है तो उस विलगित गैसीय परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कमजोर तरीके से बंधा हुआ है, लूजली हेल्ड है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। वापस से देखें, जैसे मान लो ये आपका नाभिक है, बहुत सारे कोश हो गए। ऑब्वियस ही बात है, जो इलेक्ट्रॉन सबसे कमजोर तरीके से पकड़ा हुआ होगा वो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, पहली बात तो हमें ऊर्जा क्यों देनी पड़ रही है? हमें ऊर्जा इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि इस नाभिक ने इस इलेक्ट्रॉन को एक आकर्षण बल से पकड़ रखा है जिसका नाम है जेफ। तो उस जेफ के अगेंस्ट नाभिक ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है। अब आप चाहते हो कि आप उस इलेक्ट्रॉन को छुड़ा करके लेके जाओ, तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो लिखते हैं इसको, लिखो, एक विलगित गैसीय परमाणु, विलगित का मतलब क्या है? अलग हो, और गैसीय परमाणु हो। एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन बोल लो, या जो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के से, सबसे आसान है, जिसको निकालना सबसे आसान है, उसकी बात हो रही है। तो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं जो लूज है, बिल्कुल जो हल्का सा बंधा हुआ है, लूजली हेल्ड। तो एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा कहलाती है। अच्छा, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आ रही है, अगर आपने ध्यान से देखी हो, उस टर्म का नाम है विलगित गैसीय परमाणु। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टर्म दिखाई दे रही है विलगित गैसीय परमाणु, इस टर्म की सिग्निफिकेंस क्या है, ये टर्म कितनी इंपॉर्टेंट है। विलगित गैसीय परमाणु से हमारा तात्पर्य क्या है? देखो, मान लो आपका परमाणु ठोस अवस्था में है, तो सबसे पहले जो आप ऊर्जा दोगे वो उसको दूर करने में काम आएगी, लिक्विड बनाने में काम आएगी। फिर जो आप ऊर्जा दोगे वो उसको और दूर करने में काम आएगी, गैस बनाने में काम आएगी। फिर वो ऊर्जा अगर वो किसी बंध में बना हुआ है तो उसको अलग करने में काम आएगी। फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और फिर आप लिख पाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मान लो आपने 400 ऊर्जा दी और 400 ऊर्जा आपने दी ठोस को और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि 400 की 400 ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आ गई। हो सकता है 400 में से 50 ऊर्जा लिक्विड बनाने में काम आई हो, 50 ऊर्जा गैस बनाने में काम आई हो, 100 के आसपास ऊर्जा उसको किसी और एटम से अलग करने में काम आई हो। इस प्रकार से 200 तो यही खर्च हो गई। तो वास्तव में आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी थी? 200 थी। तो अगर आपको प्रॉपर आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, मतलब आपको स्टार्टिंग से ही ये चाहिए कि आप आयनन ऊर्जा की बात करो शुरुआत से ही, तो फिर आपको विलगित गैसीय परमाणु से ही शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि हम शुरुआत ही किससे कर रहे हैं? विलगित गैसीय परमाणु से कर रहे हैं। पक्का? ठीक है। इसका नोटेशन कैसे बनता है? देखिए, इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई धातु है, उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला,
तो जो ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, क्यों देनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ना आप, मजाक तो है नहीं। नाभिक ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, आप उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, कंपलसरी है ये, है ना। तो आपने एनर्जी दी, इस काम में जो आवश्यक ऊर्जा है उसको अपन कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे। और किसके लिए है ये? मैग्नीशियम के लिए है। अच्छा, एम लिखा है, ठीक है, एम के लिए, जनरल एम, जो कि गैसीय स्टेट में है, उसके लिए। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने यहाँ गलती से मैग्नीशियम लिख दिया, उसको हटा दो। जैसे वापस से अगर अपन इसी एम प्लस को ले लें और इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, तो +2 बन जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गया। अब जो आवश्यक ऊर्जा है इस काम के लिए, वो भी क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। किसकी कहलाएगी? एम प्लस की कहलाएगी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी कहलाएगी? एम प्लस की कहलाएगी, क्योंकि एम प्लस में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है। अच्छा, अब मेरा मन किया, मैंने M2 प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बाहर आ रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन M में से निकला तो M प्लस बना, M प्लस में निकलेगा तो M2 प्लस बनेगा, M3 प्लस में से निकले M2 प्लस में निकलेगा M3 प्लस बनेगा। कहानी ऐसी तो रहेगी। तो अब आपका एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो M बन गया M+3। एक इलेक्ट्रॉन और बाहर आ गया। तो इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए वो हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी M3 प्लस की, सॉरी M2 प्लस की, ऐसे। तो लिखा तो हमने सही है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे देखो, वैसे पहले 2 लिखना चाहिए फिर प्लस लिखना चाहिए, वो जो नोटेशन वो है ना, क्या बोलते हैं, IUPAC का सिस्टम, उसके हिसाब से पहले 2 आना चाहिए फिर प्लस आना चाहिए। अच्छा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए हम उसको IE1 कहते हैं जनरली। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको हम IE2 कहते हैं, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको अपन IE3 कहते हैं। अब मुझे बताओ IE1, IE2 और IE3 इसमें सबसे ज्यादा कौन सी होगी? आपके पास 1, 2, 3 ऐसे ऑप्शंस हैं, थर्ड वाली सही बात है। देखो, पहला इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, मान लेते हैं हम किसी का भी एग्जांपल लें, मान लो अपन किसी भी तत्व का एग्जांपल है जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, मान लेते हैं। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो अब 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन हो गए। तो 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ के रखेंगे, तो अगला इलेक्ट्रॉन जो निकालोगे उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 10 प्रोटॉन हो जाएंगे। अब और मजबूती से पकड़ लेगा तो अगला इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो धनायन का जैफ ज़्यादा होता है, धनायन का जैफ जो है वो ज़्यादा होता है उदासीन से, और जितना प्लस चार्ज ज़्यादा होगा उतना जैफ ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने की मुसीबत उतनी ही बढ़ती जाएगी, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो आपको घबराहट तो नहीं होगी? आर यू गाइस कंफर्टेबल विथ इट कि IE1 से ज़्यादा होगा IE2, उससे ज़्यादा होगा IE3। ऐसा, तो IE1 से ज़्यादा होगा IE2, IE2 से ज़्यादा होगा IE3, ऐसा चलता रहेगा। मतलब IE4 की बात करेंगे तो वो और ज़्यादा आएगा, IE5 और ज़्यादा आएगा, इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक। और ये अपन ऐसे किसी और का कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत करना किसी एक तत्व का IE1 निकाल लो और दूसरे से उसको कंपेयर करो, नहीं, एक ही तत्व की बात हो रही है। तो लिख लो किसी एक तत्व के लिए, किसी दिए गए तत्व के लिए
जैसे m की बात करें तो m के लिए कंपेयर कर रहे हैं किसी दिए गए तत्व के लिए। जस्ट नोट इट डाउन। आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा बताएं क्या होनी चाहिए एंथैल्पी। जब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा ना तो लगभग लगभग सेम ही है कि यार हम ऊर्जा को ही एंथैल्पी बोलते हैं। वैसे तो हम समझा देते हैं ऐसे कि आयनन एंथैल्पी आयनन ऊर्जा ठीक है एक ही बात है। पर जब हम जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो और सिंसियर होकर पढ़ते हैं। यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स के रेफरेंस में बात करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है जब हम 11वीं क्लास में पढ़ाते हैं ना तो थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर लेट आता है और आयरन विभव वाला चैप्टर पहले आता है, तो वहाँ हम ऊर्जा एंथैल्पी में ज़्यादा बता नहीं पाते। बट यहाँ जब हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी की तो याद रखें एंथैल्पी ना एक ऊष्मा गतिकी पद है। तो फर्क क्या है, आयनन ऊर्जा देखी जाती है एक परमाणु के लिए और आयनन एंथैल्पी देखी जाती है एक मोल परमाणु के लिए। तो यहां पे एक परमाणु है, यहां पे एक मोल परमाणु है, तो लिखें। और यहां हम एंथैल्पी परिवर्तन वाला शब्द ज्यादा काम में लेते हैं, है ना। एंथैल्पी परिवर्तन वाला शब्द ज्यादा काम में लेते हैं, तो लिखें। मैं लिखता हूं आप समझ जाएंगे। आयरन एंथैल्पी एंथैल्पी के मान में आयरन एंथैल्पी एंथैल्पी ऐसे लिखते हैं, जब एक मोल गैसीय परमाणु आयन में बदलते हैं तब होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन तब होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन आयनन एंथैल्पी कहलाता है। तब होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन आयनन एंथैल्पी कहलाता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ बस इसमें अपन को जब एक मोल गैसीय परमाणु धन आयन में बदलते हैं, मतलब कैटायन पॉजिटिव चार्ज में बदलते हैं, तो होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को आयन एंथैल्पी कहते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आपके कैटायन के अंदर। कैटायन मतलब धनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है, तो वो शो करना चाहिए। अच्छा तो इसके लिए इक्वेशन कैसे बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एम गैसियस, बस इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कितना लेना पड़ेगा, 1 मोल लेना पड़ेगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो एम प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, सेम रहेगा, मतलब कुछ ऐसा फर्क नहीं आएगा। एम प्लस के लिए भी लिखोगे बस 1 मोल लेना पड़ेगा। तो इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन एंथैल्पी में ऐसे लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखी जाती है।
तो एंथैल आप सीख जाओगे थर्मोडायनेमिक्स में, अभी ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखी जाती है तो वैसे लिखी जाएगी डेल्टा एच I2, और ये किसके लिए है, M प्लस गैसियस के लिए, ऐसे लिखते हैं, बस नोटेशन है और कुछ नहीं है। ऐसे ही M2 प्लस के लिए लिख रहे हैं, तो M2 प्लस में भी 1 मोल लेना रहेगा। और इसके लिए डेल्टा HR लिखेंगे, ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और बतानी थी आपको। इसका मतलब तो ये आयनन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, यस और नो? क्या आयनन एंथैल्पी और आयनन ऊर्जा इन टर्म्स को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं क्या? भाई एक एटम के लिए निकालो, अगर आप अवोगाद्रो संख्या के बराबर एटम्स के लिए इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा, अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड लगाओगे ये बन जाएगा। एक बेसिक बात बता रहा हूँ, कैसे करेंगे वो तो एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स में सीखने को मिलेगा। बस ये बता रहा हूँ कि आयनन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी इनको आपस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इनका मीनिंग सेम होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन निकालने संबंधित है, ये भी इलेक्ट्रॉन निकालने संबंधित है, बस ये एक परमाणु के लिए है और ये एक मोल के लिए है। तो लिखे इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। अर्थात दोनों का मीनिंग सेम है ना? अर्थात दोनों का मीनिंग सेम है। मीनिंग सेम है तो कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई पंगे वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और बात, डेल्टा एच के साइन के लिए आपको कुछ बताता हूं, काम की बात सुनना। अगर कोई अभिक्रिया कैप्सूल की तरह लिख के रख लो कहीं भी, अगर कोई ऊर्जा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब एक्सोथर्मिक, या फिर एक ऊष्मा अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो सकती है, अर्थात एंडोथर्मिक हो सकती है। तो अगर कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, समझना, अगर कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है मतलब वो अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, उसमें से जो ऊष्मा है वो बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकलती है। इसको ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं कि हीट बाहर निकल गई, हीट लिबरेट हो गई, तो हीट लिबरेटेड। और ऊष्मा शोषी का मतलब होता है कि ऊष्मा उसने एब्जॉर्ब की है, ऊष्मा अवशोषित की है, या ऐसे बोले सिंपल भाषा में, ऊष्मा अवशोषित की, ग्रहण की है, मतलब ऊष्मा देनी पड़ी। वो कहते हैं ना, अपने रिएक्शन करी ऊष्मा बाहर निकली, कभी हम बोलते हैं ऊष्मा हमें देनी पड़ी, तो ये हमें देने वाली बात है, उसने ऊष्मा अवशोषित की।
अच्छा बेटा ये ऑब्जर्व करो, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो हीट एब्जॉर्ब्ड बोल देंगे। हीट एब्जॉर्ब। अगर कोई अभिक्रिया ऊष्मा शेपी होती है, मतलब उसमें हीट बाहर निकलती है, तो याद रखेंगे ऐसे केस में डेल्टा एच रिएक्शन जो है वो नेगेटिव होता है इसके लिए। तो अगर ऊष्मा कभी बाहर निकले तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, क्योंकि बताऊं इसका रीजन क्या है। जैसे मान लो इस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, इस जगह पे रिएक्शन हो रही है, तो अंदर रिएक्शन हुई, कुछ ऊष्मा बनी, ऊष्मा बाहर निकल गई। तो ये जो आपका सिस्टम था, हम सिस्टम किसको मानते हैं, जिसमें अभिक्रिया हो रही है, तो इस सिस्टम में अभिक्रिया हो रही थी, यहाँ पे ऊष्मा बनी, बाहर निकल गई, तो सिस्टम की ऊर्जा कम हो गई क्योंकि सिस्टम से ऊर्जा बाहर चली गई, तो इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। या आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, अभी मैं आपको ऐसे मजे के लिए पढ़ा रहा हूँ। दूसरा, अगर ऊष्मा शोषी है तो ऐसे केस में डेल्टा एच आर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, उसके पीछे भी रीजन है। पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि मान लो ये सिस्टम है, इसमें कोई रिएक्शन करवानी है, तो इसमें रिएक्शन करवाने के लिए हमको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ी, तो रिएक्शन के लिए सिस्टम को बाहर से ऊर्जा लेनी पड़ी, उसकी ऊर्जा बढ़ी, तब जाके अभिक्रिया हुई, इसलिए डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा अब मुझे बताओ, जब अपन आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं तो आयनन एंथैल्पी के लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? कौन बच्चे कहते हैं नेगेटिव, कौन कहते हैं पॉजिटिव? ऊष्मा आपको देनी पड़ रही है या ऊष्मा बाहर निकलेगी? अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो वो अपने आप निकाल देगा या तुम्हें देनी पड़ेगी ऊष्मा? डेफिनेट सी बात है, अपन पढ़ तो चुके हैं कि नाभिक का इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण है, जब तक इस आकर्षण के खिलाफ काम नहीं करोगे, जब तक इस आकर्षण का सामना नहीं करोगे, जब तक इस आकर्षण को चैलेंज नहीं करोगे, तब तक तुम बाहर नहीं निकाल सकते ऊष्मा, है ना? तो जो चैलेंज करना पड़ रहा है उसके लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। तो डेफिनेट सी बात है, डेल्टा एच विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऐसा है, यस और नो? समझ में आ गया? लिख लो। युवांक नोट्स बनाते हो ना साथ साथ? हाँ ठीक है। लास्ट ईयर एक बच्चा था, पढ़ने में बहुत होशियार था, पर नोट्स नहीं बनाया करता था। केमिस्ट्री में 9 नंबर आए एडवांस में। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, पढ़ने में बहुत होशियार, चीज़ें बताता भी था, समझता भी था, 9 नंबर आए। 2 गलतियां करता था बहुत बड़ी बड़ी। पहली बात तो हर चीज़ को आंखों से पढ़ने की आदत, कोई भी चीज़ पेन चलाने की आदत नहीं। तो हुआ ये कि ऐसा करने से ना हमको लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमसे देख के हो जाएगा, पर जब तक लिखते नहीं है ना तब तक बात बनती नहीं है, दिमाग में छपती नहीं है हमेशा के लिए। इसलिए हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाने तो बनाने, इट्स वेरी कंपलसरी, है ना? सौ 150 पेज का रजिस्टर तो भर गया होगा तुम्हारा अब तक, फिजिक्स में केमिस्ट्री में? ज़्यादा? लास्ट में आते आते ये लगभग 800-900 पेज हो जाएंगे एक सब्जेक्ट के। जब सिलेबस ख़त्म होगा ना तो उस दिन अपन काउंट करेंगे तो लगभग 800-900 पेज के आसपास मान के चलो कि इतना तुम लिख लोगे पूरे साल। वो 800-900 पेज कंबाइन करके दिमाग में लेके जाने हैं, और 800-900 पेज के अंदर जितने भी सवाल लिखे होंगे उनमें से एक भी एग्जाम में नहीं आना। सच कह रहा हूँ, रिपीट थोड़ी होते हैं सवाल। मैं आपको सवाल का तरीका बता सकता हूँ। क्या आपने अभी तक कैप्सूल बुक के सवाल किए, मैंने क्लासरूम में एग्जाम्पल कराए, आपने एग्जाम क्रैकर के सवाल किए, पैटर्न रिपीट हो सकता है, सवाल थोड़ी रिपीट होते हैं। भाई नदी के अंदर आदमी को जाना है, हमें कंसेप्ट पता है रिलेटिव मोशन का, सवाल रिपीट होंगे? जैसे अपन को ये कंसेप्ट पता है ये वाला कि जैसे ये सवाल था, ये सवाल की जगह कुछ और आ सकता है, बस कंसेप्ट ये है कि अगर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम है तो E/P से अपन साइज कंपेयर करते हैं। बस जिस बच्चे को ये कंसेप्ट याद है उसका काम बन जाएगा। तो साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना,
अगर मुझसे कोई कहे कि इस पूरी क्लास में शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या लिखा जाना चाहिए, तो मैं तो इस पूरी क्लास में शॉर्ट नोट्स में केवल सम इलेक्ट्रॉनिक आयन लिख करके इतनी सी बात लिखूंगा बस, क्योंकि यही वो बात है जो इस पूरे पेज में प्रैक्टिस के साथ देखी गई है बस। दूसरी बात, जो याद रखने वाले फैक्ट है ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, ये तो इनऑर्गेनिक में बहुत मिलेंगे आपको। तो फैक्ट और कंसेप्ट इन दोनों की एक अच्छी नोटबुक छोटी, जिसमें आप शॉर्ट नोट्स बना सकें, वो आपको बनाते हुए चलना है। और शॉर्ट नोट्स बच्चा अपनी मेहनत से बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, राइट। अभी आप पूरी ईमानदारी से नोट्स बनाइए, पूरी ईमानदारी से टेस्ट दीजिए, पूरी ईमानदारी से कैप्सूल बुक सॉल्व कीजिए, फिर आप देखिएगा आपका रिजल्ट कैसे आता है, मज़ा आ जाएगा आपको। हेडिंग लगाएंगे, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आगे बढ़ रहे हैं, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन ऊर्जा को आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। वॉइस ओके। मेरे हिसाब से कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करने चाहिए? जितना ज़्यादा जैफ होगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। क्या ये बात सही है? ये आपका नाभिक है, बाह्यतम कोश है। अगर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण ज़्यादा है, मतलब जैफ ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी और आई भी ज़्यादा आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट सिंपल है कि जैफ अगर ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। बहुत कॉमन सी बात है, एकदम सिस्टमैटिक है। अच्छा, आकार के साथ आपको क्या लगता है? साइज जितना ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो नाभिक का प्रभाव कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना। तो साइज ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। एक और बात, यदि अर्धभरित या पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यदि अर्धभरित या पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ऐसे केस में भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? समझो, अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धभरित या पूर्ण भरित है तो आपको नहीं लगता कि वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में नाटक करेगा? भाई किसी का भी अर्धभरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही ज़्यादा स्थायी होता है, तो कोई भी अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों डिस्टर्ब करना चाहेगा, कोई भी अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों छेड़ना चाहेगा? तो अगर किसी में D5 है, किसी में D10 है, किसी में S में 2 इलेक्ट्रॉन है, S पूरा भरा हुआ है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की परमिशन आसानी से नहीं देगा। तो आपको देखो, इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, अगर आप ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बस ऐसे केस में आपको ज़्यादा ऊर्जा देकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। तो ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक ही कक्षक के, एक ही कोश के अलग अलग कक्षकों की बात करें
तो कक्षकों पर भी निर्भर करता है जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो कक्षक निर्भरता किस पे है? कक्षक जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं NS, NP, ND और NF इनकी बात करूं तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल है? किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल है? अच्छा हवा में लिख रहे हो तुम लोग हैं ऐसे S, हवा में S लिखना चाह रहे हो क्या? सही है। नाभिक के सबसे पास कौन है? जो नाभिक के सबसे पास है उसको नाभिक सबसे पकड़ के रखेगा। ये वापस से शायद तीसरी या चौथी बार मैं क्लास में टर्म यूज करने जा रहा हूं, पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भेदन क्षमता, है ना। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो भेदन क्षमता घट रही है। भेदन क्षमता मतलब पेनिट्रेशन पावर घट रही है। पेनिट्रेशन पावर घट रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी घट रही है। तो पेनिट्रेशन पावर घट रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी घट रही है, ऐसे। इस तरीके से। चलो अगर मैं बात करूं 2s और 2p में से, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? डेफिनेट सी बात है सर, 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है 2p की तुलना में, क्योंकि 2s की भेदन क्षमता ज़्यादा है। तो 2s लिख लो साथ साथ लिख लो। 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है 2p की तुलना में, क्योंकि टू एस की भेदन क्षमता देखें। क्योंकि 2s की भेदन क्षमता अधिक है। इसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। टू एस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। तो ठीक है, मस्त एकदम। अब सामान्य ट्रेंड देख लें एक बार। अच्छा ऐसे देखो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या होगा। एक आवर्त सारणी में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होना चाहिए सर? लेफ्ट टू राइट जाने पर जेफ बढ़ता है, जेफ बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़नी चाहिए, है ना। और टॉप टू बॉटम में क्या होता है?
आकार बढ़ता है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटना चाहिए। इस तरह की कहानी रहती है। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना अपवाद के, मैंने पहले ही बताया, संभव है नहीं। तो अपवाद देखते हैं। ये वाला आपके पास एक ग्रुप है ना? इसके पहले का भी लिख लें क्या? इन सब में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया तो होगा, है ना? इसके नीचे का भी लिख सकते हो आप। ऐसा। यहां पे एक्सेप्शन कहां कहां पे आता है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला एक्सेप्शन आता है यहां पर, इस जगह पर, और दूसरा एक्सेप्शन आता है यहां पर। क्या कोई समझदार बच्चा इसका आंसर दे सकता है कि ऐसा एक्सेप्शन क्यों आता है? चल रहा है दिमाग? देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 1s2 2s1 ये होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2 2s2। इसके बाह्यतम कोश का लिखोगे तो 3s2 आ जाएगा, ऐसे रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें s पूरा भरा हुआ है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर पूर्ण भरित कक्षक हो या अधूरे कक्षक हो, अर्धभरित कक्षक हो, तो पूर्ण भरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं और उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही अगर अपन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के केस में ऑब्जर्व करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2NP3, इसका है 2s2 2p3, इसका है 3s2 3p3। पर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये आधा भरा हुआ है, हाफ फिल्ड है, ये ज़्यादा स्थायी है। तो जहाँ पे हाफ फिल्ड होगा और फुल होगा वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। आधे भरे हुए भी अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन निकाल के खाली नहीं करना चाहेंगे और पूरे भरे हुए भी अपन को एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके खाली नहीं करना चाहेंगे। तो लेट्स सी कि कैसे बैठ रहा है। चलो आ जाओ देखते हैं। सब लोगों का फोकस क्या होना चाहिए? वैसे होना क्या चाहिए? लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, है ना? तो बेरिलियम से ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए बोरोन की, और होता क्या है? बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरोन से। लिथियम से तो ज़्यादा होती है बेरिलियम की, वो एक अलग बात है, वो तो सही है, पर बोरोन से ज़्यादा होती है बेरिलियम की। ऐसा क्यों? क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से NS2 पूरा भरा हुआ है, वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में नाटक करता है। ठीक, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है, मतलब हम IE1 की बात कर रहे हैं। अच्छा, इधर इधर क्या? हाँ, ऐसा इधर भी होगा। मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है सोडियम से, ये तो एक्सेप्टेबल है, होना भी चाहिए, पर एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा है, ये अपने आप में अलग चीज़ है। एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा है भाई साहब, एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा। दिस इज़ व्हाट मैटर्स। क्यों? क्योंकि भाई 2s2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता नहीं है, ऐसा है ना? अच्छा, इधर देखें, यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ कार्बन से ज़्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन का, वो तो एक्सेप्टेबल है, हाँ होना ही चाहिए, पर नाइट्रोजन का ज़्यादा है ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसा नहीं है, नाइट्रोजन का अर्धभरित p कक्षक है, तो अर्धभरित पूर्ण भरित से ज़्यादा स्थायी होते हैं, तो बस वही वाली बात है ना? ऐसे ही सिलिकॉन से ज़्यादा होना चाहिए फॉस्फोरस का, वो तो होना ही चाहिए, बट फॉस्फोरस का ज़्यादा है सल्फर से, तो ये एक्सेप्शन है। इस तरह से आपको एक्सेप्शन याद होने चाहिए, एंड दीज ऑल आर द एक्सेप्शन फॉर IE1। ये IE1 के एक्सेप्शन है, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए फटाफट।
ठीक है, आई होप इट्स फाइन। अच्छा, एक्सेप्शन में अपन ने, आप कह सकते हैं कि एक एक्सेप्शन कवर किया है अभी, फर्स्ट एक्सेप्शन कवर किया है, हो गया। अब हम लोग ले रहे हैं सेकेंड एक्सेप्शन। चलो सेकेंड एक्सेप्शन देखते हैं, ये भी आपको आता है। नीचे से ऊपर जाने पे क्या होता है, आकार बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से कम होनी चाहिए। परंतु गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। क्या कोई बच्चा इसका कारण बता सकता है? और अगर कोई बच्चा इसका कारण नहीं बता सकता ना, तो इसका मतलब वो कल की क्लास को रिवाइज करके आया ही नहीं है, वो बस ऐसे ही मुंह धोया और उठ के आ गया। क्योंकि आपको पता है, हम ये बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम से गैलियम का आकार बड़ा है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। बाकी आपको कल की क्लास में सिखा दिया गया था कि साइज की जब बात आती है तो गैलियम का साइज छोटा होता है एल्यूमिनियम से। तो क्योंकि गैलियम का साइज छोटा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और ये साइज छोटा क्यों होता है ये भी हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि गैलियम के पहले याद करो 3D सीरीज आती है। तो गैलियम के पहले 3D श्रेणी आती है, और 3D श्रेणी के दुर्बल परिरक्षण के कारण गैलियम का साइज छोटा हो जाता है। तो अगर गैलियम का साइज छोटा हो गया है तो एक्सेप्शनली उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा और उसकी आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ सबको? कल की क्लास से लिंक है। तो बेटा जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी का नाम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा लिंक रहती हैं, एक पढ़ेंगे दूसरी पढ़ेंगे तीसरी पढ़ेंगे, आपस में कनेक्शंस बनते जाएंगे और टॉपिक होते जाएंगे, ऐसा है। तो लिंक बहुत ज़्यादा है ना, ये बात याद रखनी है। चलो, अब एक और एक्सेप्शन है जो तुम्हें आता है, बस मैं तो ऐसे ही टाइम पास के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना, बाकी तुम्हें तो आता है, वो तो होशियार हो गए वो आजकल बहुत ऐसे ही। शक्ति वक्रमन फैको निकुंजन, कुछ कुछ याद आ रहा है या भूल जाते हैं? ये हमेशा दिमाग में रखना है ताकि कभी भूलो ना, ये हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद अगली श्रेणी याद है? कुछ याद आया? स्कैंडियम से साइज की बात करें तो स्कैंडियम से बड़ा साइज है यट्रियम का, उससे बड़ा है लैंथेनियम का। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो स्कैंडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर यट्रियम की होगी, फिर लैंथेनियम की होगी, है ना? सही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्रम ऐसा होगा। परंतु जैसे ही आप इधर आओगे इस तरफ, तो आपको याद है यहाँ पे एक्सेप्शन था, लैंथेनम और हाफनियम की पहले 4F श्रेणी आ जाती है पूरी की पूरी,
और 4f श्रेणी याद है, भूलते रहो फिर आगे पढ़ते रहो, आप पीछे का भूलते रहो। तो 4f श्रेणी आने के कारण 4f का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, जिसके कारण जर्कोनियम से हाफनियम तक आते हैं तो साइज घट जाता है बढ़ने की जगह, और इसे हम कहते हैं, जैसे इधर आए अपन तो साइज की बात करें तो इससे बड़ा साइज होगा जर्कोनियम का, और जर्कोनियम और हाफनियम का साइज लगभग बराबर होगा। तो जब अपन आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जर्कोनियम तक देखो ऐसे होगा, इससे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होगी जर्कोनियम से, और जर्कोनियम से ज़्यादा हाफनियम की नहीं हो पाएगी, जर्कोनियम से कम होगी हाफनियम की, क्योंकि हाफनियम का आकार हल्का सा घट जाएगा, और आकार हल्का सा घट जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी हल्की सी बढ़ जाएगी। तो ऊपर से नीचे आने पर केवल कम होनी चाहिए, पर यहाँ कम होने की जगह बढ़ रही है। ये किसके बाद होता है? लैंथनम के बाद होता है। और ये इसका कारण क्या है? इसका कारण हम कल की क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, लैंथेनाइड संकुचन। इसका कारण है लैंथेनाइड संकुचन, एंड आई होप इट्स क्लियर टू यू। सब बालक बालिकाओं को क्लियर है? जो पढ़ के आए उन्हीं को क्लियर होता है वैसे तो। ठीक है मोहित, ठीक है बेटा। एक और बात, ये आगे भी चलता है, ऐसा नहीं है कि इफेक्ट यहाँ खत्म हो जाता है, ये इफेक्ट आगे आपको पी ब्लॉक में भी देखने को मिलेगा। ये लाइन भी लिख के रख लो, ये इफेक्ट पी ब्लॉक तक चलेगा। पी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ेंगे अपन इसको। ये इफेक्ट पी ब्लॉक तक चलेगा। तो दोस्तों ये इफेक्ट पी ब्लॉक तक चलता है। क्या आयनन एंथैल्पी के सारे पॉइंट हमें समझ में आ गए हैं? कोई दिक्कत नहीं हुई किसी बच्चे को? ठीक है। अब एक सवाल देता हूं, वो सब कुछ टेस्ट कर लेगा कि तुम्हें कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। लिखो, आई कंपेयर करना है फर्स्ट। I1 आपको मैं 4 बंदे दे रहा हूं, उन 4 बंदों के लिए कंपेयर कर देना, काफी होगा। I1 कंपेयर करें, फिर I2 कंपेयर करें, चलो I1 अलग कंपेयर करनी है, I2 अलग कंपेयर करनी है, कीजिए अच्छे से। सोच लिया? चलो देखते हैं। सबसे पहला काम होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तरीके से, अगर वो करेंगे सब आंसर आ जाएगा। देखो वैसे क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेफ बढ़ता है तो आई बढ़ना चाहिए। वैसे तो अगर कायदे से देखें तो ऐसा होना चाहिए,
कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये सही चीज़ है। तो बी से ज़्यादा होना चाहिए सी का, फिर उससे ज़्यादा एन का, उससे ज़्यादा ओ का, ये अनुमानित है। अब आप बस इतना सोचो कि एक्सेप्शन कहाँ पे आ सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा सर एक्सेप्शन यहां पे आ सकता है। नाइट्रोजन अर्धभरित है पी कक्षक, तो नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना, हमको लग रहा है कि नाइट्रोजन से ज्यादा मुश्किल है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना, पर ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन में ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि नाइट्रोजन का अर्धभरित पी कक्षक है। तो जो आप सोच रहे हो ना, क्रम वैसा ही होगा, बस एक फर्क आ जाएगा कि ऑक्सीजन से ज्यादा होगा नाइट्रोजन का। पहले इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है, खत्म। गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अच्छा Ie2, अब एक इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में B प्लस बन गया, Cb प्लस बन गया, Nb प्लस बन गया, Ob प्लस बन गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2s2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2s2 2p1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2s2 2p2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2s2 2p3। एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब क्या लग रहा है, अब क्या लग रहा है, आप देखो अब इन दोनों में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ये वाला क्रम फॉलो नहीं होगा, देखते हैं। इन दोनों में से इसमें ज्यादा मुश्किल है। एस पूरा भरा हुआ है, एस पूरा भरा हुआ है। तो अब बोरोन में से कार्बन निकालना, बोरोन प्लस में से कार्बन निकालना सी प्लस से भी मुश्किल होगा। क्या ये फर्स्ट बात समझ में आती है? तो यहां पे बोरोन से ज्यादा कार्बन का नहीं होगा, बोरोन का ज्यादा होगा कार्बन से। मतलब ऐसे लिखें कि अब कार्बन का सबसे कम हो गया, उससे ज्यादा हो गया बोरोन का। इधर कंपेयर करें, ऐसे लिखते हैं ना, सी प्लस, सॉरी हाँ, इधर कंपेयर करें तो इधर आप क्या बोलोगे, या फिर ऐसे लिख दूं कि मैं Ie2 की बात कर रहा हूं, तो उससे अपने आप वो प्लस लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों में अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि P अर्धभरित हो चुका है। इसमें तो निकाल दिया तुमने इलेक्ट्रॉन, यहां मुश्किल था वो तो निकाल दिया तुमने। अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो ये अर्धभरित में आ चुका है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। तो इस बार ऑक्सीजन का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से, ऐसा होगा। अगर हम बात करेंगे Ie2 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमें समझ में आ गया है? तो हमेशा ऐसा नहीं है कि Ie1 देखा उसके हिसाब से आंसर कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ये जो 3 पैरामीटर्स यहाँ पे बताए हैं, ये ऐसे मजे मजे के लिए नहीं बताए हैं, इनके पीछे रीज़न है। इन 3-4 पैरामीटर्स को ढंग से देखना है, उसके बाद ही बच्चा पार्टी जवाब देना है। अदरवाइज जल्दबाजी में अगर आप होश खो गए तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। एक सेम एग्जाम्पल और करें ताकि तुम्हारा दिमाग और खुले। चलो सेम एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ करते हैं। क्रोमियम तथा मैग्नीज आसपास ही है ना बिल्कुल, कि Ie1 तथा Ie2 कंपेयर करो। इनकी Ie1 और Ie2 को कंपेयर करना है। चलिए करिए। डन, लेट्स चेक, लेट्स चेक आप लोगों ने कैसे किया है। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से बहुत सारी कहानी हमें क्लियर हो जाती है? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दें तो केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से बात बन जाएगी ना? देखते हैं। इसका तो पता ही है सबको। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भूलो मत करो, कोई भूल जाओगे तो फंस जाओगे। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस भी बच्चे ने 3d4 4s2 लिखी होगी उसका आंसर गलत आएगा। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो वाली लिखनी है जो काम की है ना, जो उसकी वास्तव में होती है। अच्छा, आर्गन होता है पहले ना, वो लिखने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा मैं, तो आर्गन पहले होता है।
तो डायरेक्ट कर लें। पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दिक्कत होगी, ना भी हो तो भी क्रोमियम इधर आता है, मैग्नीज इधर आता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेफ बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, तो वही क्रम फॉलो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्रोमियम की से ज़्यादा होगी मैग्नीज की, तो क्रोमियम से ज़्यादा होगी मैग्नीज की, सही था सबका, है ना। क्रोमियम की ज़्यादा होगी मैग्नीज से, ऑब्वियस ही बात है बेटा। वंशी का कुछ कहना है, बोलो। सर आपने 3d6 लिख दिया है मैग्नीज को। तो सॉरी सर, सही गलत हो गया। मतलब एक सेकंड, हाँ 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 हाँ, सही है सही है सही है, सही है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है बेटा। हाँ तो IE1 फिर भी ठीक है, अभी तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। IE1 को देखें तो वहाँ 4s1 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक, यहाँ से निकलेगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी क्योंकि जेफ बढ़ रहा है, डिसेंट है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, IE2 के बारे में क्या ख्याल है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा तो क्रोमियम प्लस और मैग्नीज प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, 3d5 4s0, 3d5 4s1। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इधर अब क्रोमियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो IE2 की बात करेंगे तो क्रोमियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि इसके पास हाफ फिल्ड डी है, तो क्रोमियम की ज़्यादा होगी मैग्नीज से अगर हम कंपेयर करेंगे IE2 को। तो ऐसे अलग अलग तरीके से सोचना होता है और डिसाइड करना होता है। दैट्स इट एवरीवन। कितनों का सही था वैसे, ये नहीं था सही, आप समझ में आ गया। तो अब आपके पास जितने भी सवाल हैं CB के अंदर वो सब आपको ऐसे ही करने में, एक बार बता देता हूँ आपको कौन कौन से सवालों की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपका जो थर्ड चैप्टर है इसमें क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर के 39 तक आयनन ऊर्जा के सवाल हैं। वैसे अब आप कौन कौन से सवाल कर सकते हो बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 39 तक आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 39 तक यू आर सपोज टू फिनिश। ये सारे सवाल आपको फिनिश करने हैं, दिमाग लगाना है, सोचना है कैसे हो सकते हैं कैसे नहीं हो सकते हैं, और इस तरीके से आपको इस चैप्टर को वाइंड अप करना है। अब इस चैप्टर की प्रोबेबिलिटी है कि कल हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे क्योंकि अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इस चैप्टर में अपन दो टॉपिक अपन को और पढ़ने हैं, एक इलेक्ट्रॉन लब्धि और दूसरा विद्युत ऋणात्मकता। ये दोनों टॉपिक्स कल कंप्लीट हो जाएंगे और इसी के साथ आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई भी चैप्टर ख़त्म तब नहीं होता है जब टीचर उसको बोर्ड पे लिख देता है, बच्चे उस क्लास को अटेंड कर लेते हैं और दैट्स इट। मैं अगेन कह रहा हूँ ये बोर्ड की कहानी है, बोर्ड में ऐसे चैप्टर ख़त्म होते हैं। यहाँ चैप्टर ख़त्म होते हैं जब आप चैप्टर पढ़ते हो, टॉपिक पढ़ते हो, उसके सवाल लगाते हो। तो जब तक सवाल नहीं लगाओगे नहीं होगा। कल आपने मेरे कहने पर क्या फिजिक्स में रिलेटिव मोशन के और सवाल किए जो आपसे नहीं बने थे, और बने फिर आपसे, बन गए, रिवर मैन प्रॉब्लम के सवाल हो गए फिर आपसे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम CB के डिस्कशन को प्लान करेंगे, पर CB का डिस्कशन ऐसे प्लान नहीं होगा रैंडम, क्योंकि CB अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और सिलेबस भी बहुत बड़ा है आपका। तो CB के डिस्कशन को ऐसे प्लान नहीं कर सकते। हम एक चैप्टर के बाद में ये प्लान करेंगे सबसे पहले कि उस चैप्टर की JEE मेन की एक PYQ की क्लास हो, एक JEE एडवांस की PYQ की क्लास हो। तो जब JEE मेन की PYQ की क्लास होगी तो ऑटोमेटिकली उस क्लास के अंदर आपके JEE मेन के मोस्ट PYQs जो अच्छे अच्छे PYQs होंगे वो आ जाएंगे। एट द सेम टाइम JEE एडवांस की जब क्लास होगी तो एडवांस के अंदर ज़्यादा PYQs नहीं मिलते हैं, मतलब एडवांस में एक चैप्टर की PYQs करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और
सर अभी आप एडवांस के सवाल थोड़े से कम करा रहे हो, ऐसा लग रहा है। मैं इसलिए कम करा रहा हूँ क्योंकि बनते ही कम है। अभी तुमने फिजिक्स में ऑब्जर्व किया होगा, आपने 3 चैप्टर पढ़े हैं, काइनेमेटिक्स, रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सब कंबाइन होते हैं ना, तब आपके अच्छे सवाल बनते हैं एडवांस के। तो एडवांस में आपको सवाल देखने को मिलेंगे जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा सा क्रॉस कर जाओगे, सर्कुलर मोशन को एक बार क्रॉस कर जाओगे, फिर आप ये ऑब्जर्व करोगे कि हाँ बहुत सारे सवाल आपको वहाँ देखने को मिल रहे हैं। तब तक आपका दिमाग भी खुल जाता है एडवांस के सवालों को झेलने के लिए। तो अभी सोच डेवलप करनी है, एफर्ट्स लगाने हैं, इस तरीके से आगे बढ़ना है। आप एक्सपीरियंस बिल्डर एग्जाम को लेकर को करो, उसमें जो सवाल पीवाईक्यूज बन रहे हैं उन पर टिक कर लो, जो नहीं बन रहे हैं उनके ऊपर गोला बना के रखो। मैं या तो एक्सपीरियंस बिल्डर एग्जाम क्रैकर का डायरेक्ट आपका डिस्कशन ले लूँगा, एक क्लास हम शेड्यूल करेंगे, डिस्कशन काइनेमेटिक्स एक्सपीरियंस बिल्डर, डिस्कशन काइनेमेटिक्स एग्जाम क्रैकर, इस तरह से हम लोग क्लास लेके कर लेंगे। या फिर हम पीवाईक्यूज की एक स्पेशल क्लास ले लेंगे, उसके अंदर उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। बट मेरा कंसर्न ये नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा कंसर्न ये है कि जून तक हमारा बच्चा जो है उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो सवालों को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है, सवाल करना इम्पोर्टेंस है, ये समझ में आ जाना चाहिए। प्रिपरेशन तो बहुत आसान हो जाती है उसके बाद में। तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो ना, उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अब इसमें आप कितने सीरियसली कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसका आइडिया लगा पाना यहाँ से बैठे बैठे थोड़ा सा मुश्किल है, टेस्ट से आइडिया लगता है। बट ईमानदारी से तो तुम ही बता सकते हो कि तुम कितने सवाल रोज लगा पा रहे हो, कितने सवाल नहीं लगा रहे हो, कितने बन रहे हैं उससे मुझे अभी कोई मतलब नहीं है, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने भी बहुत कम पढ़ा है। हालांकि आपने इतना पढ़ लिया कि 2-3 सवाल तो बनेंगे यहाँ से, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, पर अभी आपने उतना ज़्यादा खुद को जजमेंट के फॉर्म में आप आए नहीं हो। अभी आपको रोज 25 सवाल करने का समय मिल रहा है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। समय निकाल रहे हो क्या, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक एक करके बात करेंगे, आप लोगों के जो भी डाउट्स वगैरह है। रिलेटिव मोशन की मेरी 1 से 1.5 क्लास पेंडिंग है, मतलब लगभग ये मानो कि 1.5-2 घंटे की क्लास पेंडिंग है, पर उस क्लास का कोई सेंस नहीं बनेगा अगर तुम लोग सवाल ट्राई करके नहीं आए तो वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं वो क्लास कल लेने का प्लान कर रहा हूँ, तो कल जब हम वो क्लास लेंगे तो आप लोग रिलेटिव मोशन बढ़िया से करके आ जाना, नहीं तो फिर से बोल रहा हूँ सब ऊपर से जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उस क्लास की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मेहरबानी करके पढ़ के आ जाना। अब एक एक करके हम बात करते हैं, सिंपल सी बात रहेगी, थोड़ा सा रूल्स और प्रोटोकॉल सुन लो। रूल सिंपल है, आपको बोलने की परमिशन होगी, जब जिसका नाम लूँगा वो बोलेगा, और उसके बाद में जब बात ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अपना माइक म्यूट कर लेगा। जिसका नाम ना लिया जाए वो अननेसेसरी अपना माइक को अनम्यूट नहीं करेगा। अगर आपने ऐसा किया तो मुझे परमानेंटली आपको क्वांटल लेक्चर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। और काम की बात करनी है, कैप्सूल बुक नहीं पहुंची, एड्रेस दे दिया था, 1 हफ्ता हो गया, ये सब चीज़ें जो है ये पोस्ट ऑफिस और टीम का काम है। मेरा यहाँ पे काम है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है उसके ऊपर बात करना, और आपको गाइड करना कि आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो उसके ऊपर सवाल पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अननेसेसरी सवाल नहीं पूछना है, जिसको बोलूँगा केवल वही। हेमंत अनम्यूट करो, हेमंत नीट अनम्यूट करो, सवाल पूछो। हेलो सर। बोलिए। सर अभी मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही है, बट सर जब क्वेश्चन करता हूँ ना मैं, तो उसमें मेरे को टाइमिंग ज़्यादा लगता है, तो एक अच्छा। क्वेश्चन करने में 3-4 मिनट हो जाते हैं सर। कितने सवाल आप कर रहे हो डेली के अभी? सर अभी ज़्यादा नहीं लगा पा रहा हूँ, कुछ तो 20-30 ही लगा पा रहा हूँ सर। एक सब्जेक्ट के या टोटल? सर बायो को हटा के सर, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में। 25-25 या 25 टोटल? नहीं सर, मतलब सर अभी मतलब गिनता नहीं हूँ रोज सर, मैं मतलब अंदाज से बता रहा हूँ सर। तो अंदाज कैसा है, 25-25 या 25 दोनों के मिला करके? दोनों के मिला के सर। इसको सबसे पहले तो 50 पे लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि आप सवाल कम कर रहे हो इसलिए सवाल बनने में भी ज़्यादा समय ले रहे हैं। देखो मैं क्लियरली आपको बात बताता हूँ, इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। 2 स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है सब बच्चों को, और जिनको कॉमन आंसर मिल जाए ना वो ज़बरदस्ती खुद को अनम्यूट मत करना, हैंड रेज डाउन कर देना, बात खत्म हो जाएगी। पहला सवाल ये है कि मुझसे सवाल लेट बनते हैं, दूसरा सवाल ये है मुझसे सवाल कम बनते हैं। इन दोनों का एक ही आंसर है। ये टॉपिक आपने आज पढ़ा जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको आयनन विभव कहते हैं। ताज़ा ताज़ा आपने पढ़ा कि आयनन विभव के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसको आज आपने फिनिश किया, ख़त्म किया, पढ़ लिया।
अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आज अगर हमने इसको फिनिश किया है तो अभी जस्ट अगले 10-1 घंटे के अंदर अंदर इसके सवाल हमें लगाने होंगे। अगर टॉपिक को आज पढ़ा है और आज ही उसके सवाल लगा लिए जाएं तो सवालों के बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, सवाल कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे, ऐसा करेंगे तो जहां 10 में से 7 सवाल बनने थे वहां 10 में से 4 ही सवाल बनेंगे, 5 ही सवाल बनेंगे। तो पहला रूल तो ये लिख लो कि मुझे सवाल रोज के रोज करने हैं। ये लड़ाई जेई मेन की या जेई एडवांस की इस चीज़ की नहीं है कि आप सिलेबस कितना करते हो। मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ, इट्स नॉट अ वॉमिटिंग मैच कि आपको अभी पढ़ना है और वहाँ जाके वॉमिट करके आना है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये वैसा एग्ज़ाम नहीं है। आपको पढ़ना है, सवाल करने हैं। ये एग्ज़ाम है एफिशिएंसी का कि अगर मेरा बच्चा 70% सिलेबस पढ़ के जा रहा है और 70% में से वो 60% मतलब 70% पढ़ के गया और 60% सिलेबस के सवाल सही करके आ गया, सिलेक्शन भी होगा, रैंक भी अच्छी आएगी। 100% सिलेबस पढ़ के गया पर सवाल 40% के भी नहीं बने, रैंक भी नहीं आएगी, सिलेक्शन भी नहीं होगा। समझ रहे हो? 200 नंबर पे एक अच्छे से अच्छा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 200 नंबर टारगेट करने हैं अपन को। 200 नंबर टारगेट करना, जेईई मेन की बात कर रहा हूँ, 200 नंबर आपको टारगेट करने हैं। तो 200 नंबर के लिए हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना, पर जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि जेईई मेन में 100% सिलेबस पढ़ के जाना चाहिए। क्यों 100% सिलेबस पढ़ के जाना चाहिए? क्योंकि कुछ सवाल फॉर्मूला बेस भी आ जाते हैं, पर वो सारी गाइडलाइंस मैं आपको लास्ट में दूंगा, अभी नहीं। अभी आपको क्या करना है, टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक का सेम दिन सेम आज पढ़ा है तो आज के आज सवाल लगाना है। सर मेरा बैकलॉग हो गया था, मैं बैकलॉग खत्म करने लग गया था। गधे, अगर बैकलॉग हुआ भी था तो जिस दिन बैकलॉग खत्म किया था ना, मान लो मोल कॉन्सेप्ट का बैकलॉग हुआ, तो मोल कॉन्सेप्ट का बैकलॉग कभी तो बैठ करके खत्म किया होगा। जिस दिन तुमने ये ठाना कि मुझे आज मोल कॉन्सेप्ट का बैकलॉग खत्म किया है मैंने, उसी दिन आपको उसके सवाल लगाने हैं। हाँ, तो पॉइंट क्लियर हो गया सबको? रोज के सवाल रोज लगाने, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बच्चे ये नहीं करते, और जब बच्चे नहीं करते ना, उनसे सवाल नहीं बनते। जब आप सवाल नहीं बनते हैं तो फिर परेशान होते हैं। और कभी खुद भी करके देख लेना कि आज आपने टॉपिक पढ़ा, आज के आज ही सवाल लगा लेना। आज के आज सवाल लगाओगे, इजीली बन जाएगा। और जब आज के आज सवाल नहीं लगाओगे ना, फिर देखना गड़बड़ होगी, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर सवाल नहीं बनेंगे आपसे, दिक्कत होगी आपको। तो ये रूल नंबर 1 है। दूसरा, टाइम ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में लगता है। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स कमज़ोर है, तो रिलेटिव मोशन के सवाल करने में बहुत टाइम लग जाता है। रिलेटिव में टाइम बहुत लगता है। वेक्टर ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, अच्छा इसको ऐसे लेना था, हाँ ऐसा था, इसमें निकल जाते हैं 3-4 मिनट। तो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है, वेक्टर नहीं आता है, मैथमेटिक्स नहीं आती है, रिलेटिव मोशन के सवाल में दिक्कत हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। जब हम पहली बार कार चलाना सीखते हैं, पहली बार बाइक चलाना सीखते हैं, टाइम लगता है, हम धीरे धीरे चलाते हैं। फिर थोड़े टाइम में इतना कॉन्फिडेंस आता है कि एक हाथ से कार चल रही होती है, गियर पता नहीं कौन लगा रहा है, क्लच ब्रेक अपने आप हो रहा है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ऐसे करके बात कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होती। इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। तो जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, एक चैप्टर के 200-250 सवाल बना लोगे ना, फिर अपने आप चीज़ें बेहतर होने लग जाती हैं। टाइम दो, ये लंबी प्रिपरेशन है, टाइम दो, मेहनत करो और समय वेस्ट मत करो। इफ़ यू आर गेटिंग टाइम देन डोंट वेस्ट योर टाइम। तो दैट्स द पॉइंट, है ना? ठीक है हेमंत, तो मेहनत करना। चलो हैंड्स डाउन कर लो। जब हम 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, आपको पता है हम लोग क्या करेंगे? पहले मैं एक मजे की बात बताता हूँ आपको सभी को, जो आशा बैच के बच्चे हैं। आशा बैच के बच्चों को एक शानदार बात बताता हूँ। आप इस दुनिया में जितने भी सो कॉल्ड बैचेस चल रहे हैं, उन सभी बैचेस में जाकर के, वैसे आप तो नहीं देखोगे पर मैं आपको वैसे बताता हूँ, उनमें ऐसा होता है कि जो बच्चा 12th में आया है ना, अगर वो 12th जेई का या 12th नीट का कोई बैच बनाते हैं, तो 12th जेई और 12th नीट के बैच का मतलब होता है उसमें 12th की जेई और 12th की नीट पढ़ाई जाएगी। उसमें 11th का कोई सिलेबस आपको नहीं करवाता है। ये बात पता है आपको? केवल ड्रॉपर ही एक ऐसा बैच होता है जिसके अंदर 11th भी पढ़ाई जाती है और 12th भी पढ़ाई जाती है। परंतु आशा बैच के अंदर हम ये फैसिलिटेशन दे रहे हैं कि हम आपको 11th की भी पढ़ा रहे हैं और 12th की भी पढ़ा रहे हैं। तो पहली बात तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जब आप 12th की पढ़ाई करोगे ना, तो 12th की पढ़ाई जब कर चुके होगे और फिर 12th की जेई पढ़ोगे,
तब आपको समझ में आएगा कि बोर्ड का लेवल इतना रद्दी है कि एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन अगर रैंडमली भी आप उठा के देखोगे ना तो आपसे बन जाएगा। तो अभी आपको वहां बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी हम 11th क्लास में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तक पढ़ करके, वर्क एनर्जी पावर पढ़ करके, फिर वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट बुक का मतलब हम 12th में मूव कर जाएंगे। फिर एक बार अपन 12th में मूव कर गए तो उसके बाद में फिर आपका ये सब डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी पूरा फोकस जेई पे करो, लास्ट तक जेई पे फोकस करना। जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट लिख लो। आशा बैच के बच्चे के लिए देयर इज नो सेकंड अटेम्प्ट। आपको सेकंड अटेम्प्ट नहीं देना है, आपको केवल फर्स्ट अटेम्प्ट ही देना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको सिलेक्शन लेना है, सेकंड अटेम्प्ट तक जाना ही नहीं है। क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के पहले अपने बोर्ड्स भी होंगे, बोर्ड्स परेशान करेंगे फिर आपको। ड्रॉपर बैच के बच्चे के लिए फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड तो फिर डेडलीस्ट चांस है उसके लिए, बट हाँ सब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट करो कि जनवरी अटेम्प्ट में 98 परसेंटाइल से ऊपर बनानी है, अपना सिलेक्शन एनआईटी में सिक्योर करना है। उसके बाद मजे से एडवांस के बारे में पढ़ाई करेंगे, सोचेंगे, सवाल लगाएंगे। ऐसा नहीं एडवांस तब पढ़ेंगे, तभी नहीं होता कि एक महीने में एडवांस पढ़ लोगे आप। पढ़ना तो अभी से ही, अपन पढ़ ही रहे ना एडवांस लेवल का। बट हाँ ये है कि हमें जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना परसेंटाइल क्लियर कर लेना है, ताकि खत्म फ्री माइंड से फिर बैठ के आना। देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने एडवांस की पढ़ाई करना चाहते हो, या टेंशन ले लेकर के अप्रैल का सेकंड अटेम्प्ट भी देना चाहते हो, फिर एडवांस की पढ़ाई करना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है। जितना अभी मेहनत कर लोगे, जितना अभी सवाल लगा लोगे, जितना अभी टेस्ट सिंसियरिटी के साथ दे लोगे, उतना तुम्हारा जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट शानदार जाएगा। उसमें तुम फ्री 98 परसेंटाइल बनी, मस्त हो गए, 99 बनी, मस्त हो गए। आ गए 1.5 लाख बच्चों में, बढ़िया सुकून आ गया जीवन में। एनआईटी सिक्योर हो गई हमारी, एनआईटी हमारी हुई, अब हम आगे पढ़ाई करेंगे मस्त होकर के। इसका मजा कुछ और है, वो मजा लेकर के आना है सबको, समझ गए? और आशा बैच का बच्चा बिल्कुल भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम में अभी ड्रॉप के बारे में नहीं सोचेगा। जब भी हमारी लाइफ में हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो बहुत बड़ा होता है, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा ऐसे रास्ता ढूंढना शुरू करता है जो आसान होता है। अभी मेहनत नहीं हो रही, क्या बहाना मारूं खुद को, अच्छा अभी तो मैं 12th क्लास में हूं ना, बोर्ड है मेरी, हाँ बोर्ड है, बोर्ड का बहाना मान लेता हूँ, अगले साल ड्रॉप ले लूंगा। ये बहानेबाजी है दिमाग की। दिमाग को ऐसी बेवकूफ़ी करने मत देना, उसको चुपचाप कहना पढ़ाई कर, जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्लियर चाहिए तो चाहिए। और खुद को बोला करो रोज रात को सोने से पहले कि मैं वो बच्चा हूँ, सिंसियरली पूरे साल पढ़ रहा हूँ, मैं जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होऊंगा, मतलब होऊंगा, कोई नहीं रोक सकता मेरे को। ऐसे अफर्मेशन खुद को दे के सोया करो। आज मैंने जितने सवाल किए ना, कल मैं उससे ज़्यादा सवाल करूँगा। आज मैं जितना अच्छे से पढ़ाऊँ ना, कल मैं उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ूंगा। ऐसे अफर्मेशंस खुद को दिया करो। यकीन मानो ये गेम कॉन्फिडेंस का है। बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी तैयारी किया हुआ हो, अगर जेईई मेन के एग्जाम के पहले घबरा जाता है ना, तो वो जाएगा नीचे। और बच्चे ने पढ़ाई थोड़ी ठीक ठाक भी की हो, पर लगातार की हो, ठीक ठाक की हो, पर कॉन्फिडेंस ऐसा हो कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, वो बच्चा सेलेक्ट होता है। तो अपने को मेहनत कॉन्टिन्यूसली करनी है। अब जैसे एक बात बताऊं, परसों ईद है, तो ईद का त्यौहार इशक को मनाना है, बिकॉज उनका त्यौहार है, उन्हें मनाना पड़ेगा। राखी भी आएगी, राखी लविश का त्यौहार है, लविश को राखी मनानी पड़ेगी। हाँ ये है कि म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, तो एक दूसरे का त्यौहार भी हम मना सकते हो, बात सही है। परंतु अगर हमारा टाइम फेस्टिवल में वेस्ट हो रहा है, तो हिंदुस्तान बहुत अलग अलग कलर से मिलके बना हुआ है, तो आपको पता है कि आपका अगर इस दिन आपको फेस्टिवल में आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपके पास ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन आपको उतना टाइम इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। जैसे क्रिसमस है, तो हो सकता है क्रिसमस के दिन आपको ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, तो आप फ्री रहोगे। तो अगर अपने त्यौहार, ऐसा भी नहीं करना है कि अपना त्यौहार मनाना ही नहीं है, खुद को किल थोड़ी कर लोगे। अगर राखी है तो राखी मनाओ, दिवाली है तो दिवाली मनाओ, बट एट द सेम टाइम ऐसा फेस्टिवल जिसको आप सेलिब्रेट नहीं करते हो, उस फेस्टिवल के दिन आप पढ़ाई करो। ऐसे म्यूचुअली आपको टाइम बचा के चलना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सभी त्योहारों में मजे करेंगे, ईद हो, चाहे क्या कहते हैं आपका क्रिसमस हो, चाहे दिवाली हो, हम तो सारे त्यौहार मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? लेट के मनाएंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, सोएंगे बढ़िया बिंदास। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और कोशिश करें फेस्टिवल्स के दिन भी आप जितना टाइम निकाल पाते हैं उतना टाइम निकालें। अगर हमारी पास कोई भी बैकलॉग है, अगर हमारा कोई भी, अरे एक चीज़ और होती है, मेरे पास कोई बैकलॉग नहीं है सर, तो आगे पढ़ लो भाई, संग्रह के अंदर सब कुछ पढ़ा है।
क्या आपका नुकसान हुआ? किसी बच्चे ने ASL से रिलेटिव मोशन पढ़ लिया अगर लास्ट ईयर के लेक्चर से, क्या इस साल जब मैंने रिलेटिव मोशन पढ़ाया तो उसको ऐसा लगा कि मैंने पढ़ रखा था तो मेरा नुकसान हो गया, मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया? हम लोग इस साल पढ़ाई ऐसे रहे कि तुम कितने बड़े 30 मार्क आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इस बार लेवल ही इस तरह का रखा जा रहा है कि तुम भले ही कितना ही पढ़ के आ जाओ, तुम्हें फिर भी दिमाग तो क्लास में चलाना ही पड़ेगा। तो अच्छी बात है, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो लास्ट ईयर के लेक्चर्स देखो अगर समय मिल जाता है, पर वो कब? जब आपने पूरा रिवाइज कर लिया हो, आपके सारे शॉर्ट नोट्स बने हुए हों, आपको मेरी तरह सब कुछ टिप्स पे याद हो, सब कुछ मेरी तरह अगर आपको टिप्स पे याद है, अगर आप मेरी तरह आंख बंद करके पूरा रिवाइज कर पाते हो, अगर पूरी कैप्सूल बुक आपने सॉल्व कर ली है, सारे सवाल लगा लिए हैं, तब आपके पास समय बच रहा है तो फिर आप आगे बढ़ो। इतना समय तो मेरे को लगता नहीं किसी JEE एस्पिरेंट के पास होता है। रिवीजन कैसे करना है ये बता देता हूँ। रिवीजन करने का तरीका क्या होता है? कैप्सूल बुक का लर्नर एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस किए, 8 बन गए, 2 नहीं बने, 2 पे टिक करके रख लिया। 3-4 दिन बाद में वापस से चैप्टर को पढ़ा। कैसे पढ़ा? सारे कंसेप्ट रिवाइज किए। फिर वो जो 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे ना, एक बार उनको फिर से देखा कि मेरे से क्यों नहीं बने। क्या पता मैंने अब शायद अपनी JEE की जर्नी में ऐसा कोई टॉपिक सीख लिया हो जिनसे ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उन 2 क्वेश्चंस को ट्राई करो। ये रिवीजन करने का तरीका होता है। दूसरा, हर बार रिवीजन नए सवालों से किया जाता है। बोर्ड का बच्चा एक ही सवाल को बार बार पढ़ता है। मैंने बताया ना, वॉमिट करना है जाके। और JEE का बच्चा क्या करता है? हर बार नए सवाल से प्रैक्टिस करता है। तो नए सवाल कहाँ से आएंगे? पहले कैप्सूल बुक को फिनिश करेंगे, फिर जितने टेस्ट पेपर हैं उनको फिनिश करेंगे। इतना करो, हम लोग कुछ तो कर ही रहे हैं तुम्हारे लिए, नए सवालों के लिए हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो जब तक तुम इन सब से फ्री होगे ना, वी विल प्रेजेंट समथिंग फॉर यू। मैंने आपको हिंट दे दिया कि हम लोग फ्री नहीं बैठते। जब मैं जयपुर जा रहा होता हूँ या मैं सर को अजमेर बुला रहा होता हूँ, जयपुर बुला रहा होता हूँ, तो हम लोग रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठ के केवल बातें नहीं करते हैं। हम लोग कुछ ऐसा भी प्लान कर रहे होते हैं जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है। और ये सब प्लानिंग अभी होती है मई जून के अंदर। लास्ट ईयर भी जब ग्रंथशाला आई थी, कैप्सूल बुक आया था, ये सब कुछ इसी टाइम पे प्लान हुआ था। तो इस साल भी कुछ प्लान हो रहा है, कुछ अच्छा प्लान हो रहा है, तो हम आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देंगे। बट एट द सेम टाइम आपको भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और चीज़ें फिनिश करते हुए चलना है। ये चीज़ है ना। संजीव। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, बताओ। डाउट में लिख दिए हैं, बोल रहा हूँ पहले डाउट पे सर। सर अटल बैच के IIT में क्या किसी बच्चा का भी सिलेक्शन नहीं? अटल बैच का IIT और में? कार्तिक हाँ, वेरी गुड, भैया का एग्जाम में। वेरी गुड क्वेश्चन। चलो मैं बताता हूँ। अटल बैच से JEE मेन के अंदर 19 बच्चे सेलेक्ट हुए जो इस बार IIT के NITs के अंदर जाएंगे। 19 बच्चे जो NITs में जाएंगे। कितने में से? पढ़ने वाले बच्चे जो रेगुलरली आते थे वो लगभग 100 के आसपास थे। सेकंड बात, जब हम एडवांस की बात करते हैं तो एडवांस में जो रैंक होल्डर्स हैं वो है हमारे पास कार्तिकेय। फिर आती है बात जो जस्ट सेलेक्ट हुए, ऐसे 4 बच्चे और हैं। अब मैं आपको एक डेटा देता हूँ। जब हम एडवांस की बात करते हैं ना, तो लगभग 1.5 लाख बच्चों में से 17,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं एडवांस के अंदर, उनको सीट्स मिलती है। तो एक बार कैलकुलेशन करें, थोड़ा दिमाग लगाएं। 17,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख परसेंटेज, तो IIT का जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो है 10%। मतलब जितने बच्चे आपकी क्लास में आके बैठेंगे उसमें से 10% बच्चे सेलेक्ट होंगे। अब कोचिंग्स का रेशियो देखते हैं। सो कॉल्ड ऐसे बैचेस जिनके अंदर 5-5, 10-10 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अभी आपके सामने, बट 5-5 हजार बच्चे, 5.5 हजार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अंदर एडवांस का हिंदी मीडियम का रिजल्ट दिखाने के लिए केवल 3 बच्चे थे, 2 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, हजारों स्टूडेंट्स के अंदर से। मजे की बात यह है कि टॉप 200, टॉप 500, टॉप 1000 या टॉप 200 की बात करते हैं, हिंदी मीडियम का स्पेसिफिकली कोई भी बच्चा ढूंढ के ला पाना जो पर्टिकुलरली मिल जाए वो बहुत मुश्किल है। तो यस, हम लोग आपके साथ झूठ नहीं बोल रहे, फेक प्रॉमिस नहीं कर रहे, बट हाँ, हिंदी मीडियम का बच्चा अभी भी कहीं ना कहीं रैंक में बहुत पीछे है। हम 3000 रैंक को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारे पास 3000 रैंक है, उसके लिए हम उसको सेलिब्रेट कर पा रहे हैं।
पर हकीकत ये है कि एक बच्चा जो हिंदी मीडियम का है वो कभी भी अपनी प्रिपरेशन को उतना सीरियसली लेता ही नहीं है कि एडवांस के अंदर जाकर के डबल डिजिट में या ट्रिपल डिजिट में रैंक लेकर के आ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, अजमेर में कोचिंग है, उसके अंदर कितने 1900 बच्चे पढ़ते हैं। उस 1900 बच्चों में से 4 बच्चों का एडवांस में सिलेक्शन हुआ है और उसमें से भी टॉप रैंक है 10,000। ये हकीकत है। जबकि ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। चक्कर ये होता है कि बच्चे का माइंडसेट कैसा है। तो इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन रेशियो इतना ख़राब है, तो हिंदी मीडियम में तो आप क्या उम्मीद करोगे। फिर भी अब जैसे मैं आपको ये बातें बोल रहा हूँ, ये बातें मैंने उनको भी बोली थी कि पढ़ो 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 पढ़ो, पर क्या हुआ, लास्ट के 4 या 5 महीने बच्चों ने इतना टाइम वेस्ट किया कि लास्ट के 3 महीने में उन्होंने अपनी पूरी जान भी लगा दी, बट स्टिल उससे कुछ होता नहीं है। दूसरी बात, समय का खेल होता है। जेईई एडवांस के अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एटलीस्ट 20 महीने पढ़ाई करनी चाहिए, 20 मंथ्स। ये बात फैक्ट है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। 20 महीने का समय हिंदी मीडियम का बच्चा अपने टीचर को देता ही नहीं है। आपको पता है मोमेंटम एडवांस के अंदर अगर 1000 एडमिशन है ना, तो मोमेंटम एडवांस की क्लास में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं 80-85। ये रेशियो बता रहा हूं मैं आपको। अगर एडमिशन 5000 है ना, तो उसमें से पढ़ने वाले बच्चे आपको मिलेंगे 200-300। इतने कम बच्चे तो पढ़ते हैं सीरियसली बैच लेने के बाद। और एंड में क्या होता है, एंड में यही बच्चे 15-20 पे आ जाते हैं। उन 15-20 में से 4 या 5 सेलेक्ट होते हैं। तो इस हिसाब से तो 25-30% का रेशियो है। तो जर्नी में पूरे टाइम, पूरे थ्रू आउट द ईयर आप कितना मेंटेन कर पाते हो, कितना सवालों की डेली प्रैक्टिस कर पा रहे हो, कितना सिलेबस को कवर कर पा रहे हो, कितना अपने मॉडल को हाई रख पा रहे हो कि नहीं मुझे सेलेक्ट होना है, वो आपको एडवांस तक पहुंचाएगा। मेंस तक तो आप बड़े आराम से निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ है, ये रियल बात है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। और एज अ टीचर हम तो करते ही हैं कि एडवांस इज़ नॉट अ जोक, जेईई मेन इज़ नॉट अ जोक। अगर आप 8 महीने में इतना बड़ा सिलेबस कर रहे हो तो आपको हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। संजीव अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, इतनी हिम्मत तो आपको रखनी पड़ेगी एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। बट हाँ, आई कैन प्राउडली से यस वी हैव मेड रैंक 3000। और उस बच्चे के बारे में मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो बच्चे में एक चीज़ थी, सिंसियरली पूरे साल पढ़ा, कहीं से कुछ मिस किया। ऐसे तो अपना हितेश भी 4000 रैंक लेकर के आया नीट के अंदर, डॉक्टर बना है आज, है कॉलेज के अंदर। पर वही है, वो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे मेहनत बहुत करते हैं। सर क्या हमारे वाले आईआईटी में जा सकते हैं, टॉप 5 आईआईटी में अगर मेहनत करें तो? देखो, जब हम इस तरह का सवाल पूछते हैं ना कि क्या हम ये कर सकते हैं, तो 50% संभावना तो हम खुद ही खत्म कर देते हैं। ये फैक्चुअल बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं ये सोचता 2018 में कि हिंदी मीडियम का कोई बच्चे को हम मतलब इतना समझा पाएंगे क्या कि वो जेईई नीट की पढ़ाई करे और सेलेक्ट हो, क्या हम ऐसा कर पाएंगे क्या? अगर मैं ये स्टेटमेंट देता तो 50% एएसएल तो वहीं पे ख़त्म था। पर हमने ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं, हम पहले बोर्ड के लिए तैयार करेंगे, फिर हम जेईई के लिए तैयार करेंगे, बच्चा सेलेक्ट होगा। मैंने जब आशा बैच को लॉन्च किया था ना, तो मैंने एक बात बहुत क्लियरली बोली थी कि इस बैच से बच्चे आईआईटी और नीट में जाएंगे। ये हमने साफ साफ क्लियरली बोला था। ये नहीं कहा था कि हम कोशिश करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। और जब ये चीज़ हुई तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को ये बोलना बंद करो कि होगा क्या, सीधा लिख दो टेबल पे जाके। अब ये पूछो कि सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि टॉप 5 आईआईटी में जाने के लिए क्या करना है, ना कि क्या हम टॉप 5 आईआईटी में जा पाएंगे क्या। टॉप 5 आईआईटी में आपकी कैटेगरी क्या है संजीव? कैटेगरी क्या है संजीव? एससी कैटेगरी। कौन सी है? एससी कैटेगरी। ओके, तो मेरी बात सुनो। अगर कोई बच्चा जनरल कैटर का है तो ये मान के चलें कि आपको 1500 के अंदर अंदर रैंक लानी पड़ेगी, तब आपको टॉप आईआईटीज मिलेंगी। मतलब जेईई एडवांस में 40 to 50% सिलेबस, 50% एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, तब आपको आपकी आईआईटी मिलेगी। अगर कोई बच्चा कैटेगरी का है तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग होती है ना। आपका शायद डबल साउंड आ रहा है। हाँ, कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज है सिलेक्शन की वो अलग अलग है। एक बार हम चेक करके आपको और अपडेट कर देंगे 2025 के अकॉर्डिंग क्या है। बट हाँ, मिनिमम ये मान के चलना कि 40 to 30%
आपका एडवांस का पेपर अच्छा होना चाहिए अगर आप टॉप आईआईटी में जाना चाहते हो। तो टॉप आईआईटी में जाने का तरीका क्या है? टॉप आईआईटी में जाने के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट्स में 50-50% सिलेबस बहुत ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए और 100% सिलेबस कवर करके जाना है। एडवांस के जितने टेस्ट यहाँ पे होंगे सारे देने, एडवांस के सारे पीवाईक्यूज करने और एडवांस के सवाल के साथ टाइम स्पेंड करना है। ऐसा नहीं करना है कि सवाल पढ़ा 2-4 मिनट में हो गया तो ठीक है, नहीं तो टीचर उठाया सॉल्यूशन देखा बात खत्म, फिर नहीं जा पाओगे टॉप आईआईटी के अंदर। आपको सवाल को उठाना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। कभी कभी टीचर्स को भी 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं ये फाइनलाइज करने में कि इसका आंसर क्या होगा। पता है आपको ये बात? हमें भी उतना टाइम लगता है। कभी कभी 3-3, 4-4 दिन ये सोचने में लग जाते हैं कि यार ये इसका आंसर क्या आना चाहिए। हम भी अपने आपस में डिस्कशंस करते हैं, यार ये आंसर ऐसा लग रहा है, तो हम भी टीचर्स आपस में साथ में बैठ के पेपर सॉल्व करते हैं ना, तब भी हमें टाइम लगता है एडवांस के पेपर को सॉल्व करने में। हकीकत है। तो आप तो स्टूडेंट हो, बच्चा यही तो मरता है, पूरी काइनेमेटिक्स पढ़ ली, पूरा रिलेटिव पढ़ लिया, अब एकदम इस जोश में सीना चौड़ा करके जाएगा कि मैं अब एडवांस का सवाल उठा के करूंगा। वो एडवांस का सवाल एक ही सवाल तुम्हारी पूरी हवा निकाल देगा, सारी की सारी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस धज्जियां उड़ जाएंगी तुम्हारे कॉन्फिडेंस की। पर तुम्हें यही तो नहीं होने देना है। तुम्हें सवाल पढ़ना है, करना है, जितना हो पा रहा है करना है, टाइम देना है, फिर लास्ट में हिंट लेना है, हिंट से वापस सवाल करना है। करना तुम्हें खुद ही है, टीचर से केवल हिंट लेना है। सॉल्यूशन भी देख रहे हो ना, सॉल्यूशन देखा, अच्छा 10 मिनट का सॉल्यूशन है, 1 मिनट का सॉल्यूशन देखा बस, अच्छा ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, बस काफ़ी है, बाकी खुद करना है। तब एडवांस में सिलेक्शन होता है। ये करना पड़ेगा दोस्त। मेंस में क्या है? फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, खत्म। एडवांस में कंसेप्चुअल सवाल है। तो कंसेप्चुअल सवाल तो ऐसे नहीं होते, उसके लिए यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द क्वेश्चन। समय बिताओ सवाल के साथ। जब सवाल के साथ समय बिताओगे तो मज़ा आएगा। बट यस, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस साल जेईई मेन में हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे। मैं कॉन्फिडेंट हूँ एडवांस में इस बार हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे एंड यू विल गेट आईआईटीज़ डेफिनेटली। बट उसके लिए जितनी जान हम लगा सकते हैं वो तो हम लगाएंगी, पर जैसा मैंने आपको कहा, आपको भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत करनी है। कंटेंट में कमी नहीं होने दूंगा मैं। अभी तक का कंटेंट उठा के देख लो, किसी को अभी तक के कंटेंट में कोई डाउट है क्या? जितना पढ़ाया अभी तक उसमें किसी को डाउट है क्या? तो बस कंटेंट में डाउट नहीं आएगा। आपको रिलेटिव मोशन मैंने पेन रख दिया ना, अगर कि ये रिवर मैन प्रॉब्लम के सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए, पेन रख दिया, उसके बाद कोई ऐसा सवाल नहीं हो सकता जिसमें कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाए। सवाल में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, पर बच्चा कितना सोच पाता है ये उसकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, इस बात की गारंटी है, पर प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी। इतना पढ़ाने के बाद भी मैं ईमानदारी से ये बात बोलता हूँ कि हमारे जैसे टीचर्स का रोल आपके सिलेक्शन में 10% से कम है, 90% रोल आप ही का है। इसीलिए जिस दिन रिजल्ट आता है हम पीछे खड़े होते हैं, आप आगे खड़े होते हैं, और हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बिकॉज हमने 10% किया है, बाकी 100% बनाने का काम आपका था, मेहनत आपने की है। वो दिन आपका होता है, सेलिब्रेशन आपका होता है। इसीलिए कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं भी होता है ना, तो भी मेरे मन में रिस्पेक्ट उसके लिए उतनी ही होती है जितनी जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, जो सेलेक्ट हुआ उसके लिए होती है। क्योंकि हमने 10% किया दोनों के लिए, पर दोनों ने अपना 100% दिया। जिसका सिलेक्शन हुआ उसने भी 100% दिया, जिसका नहीं हुआ उसने भी 100% दिया। और एज ए टीचर हमको पता है जिसका सिलेक्शन हुआ वो भी अपनी लाइफ में अच्छा करेगा, जिसका नहीं हुआ पर उसने ईमानदारी से पढ़ाई करी, डेफिनेटली वो भी अपनी लाइफ में अच्छा करेगा। आईआईटी का ठप्पा आपको इनिशियल पुश देता है, एनआईटी का ठप्पा आपको इनिशियल पुश देता है, पर यकीन मानो मेरी बात, वो केवल इनिशियल पुश है। बाकी अगर लाइफ में आप क्या करोगे वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, जो आप आने वाले साल में अक्वायर करोगे। पर फिर से वही बात, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मजे करो। अगर आप 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, आईआईटी में नहीं भी हुआ, तो वो जो आपने सीखा है ना, वो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बना देगा कहीं ना कहीं। पर जिस दिन आपकी 15 घंटे 10 घंटे मेहनत करने की आदत छूटी, उस दिन आपका खेल खत्म, उसी दिन से आपका पतन शुरू है। चाहे आप आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओ चाहे मत हो। आईआईटी में सेलेक्ट होने के बाद भी वहां जाकर के अगर आप पास नहीं हुए, वहां जाकर आपने पढ़ाई नहीं करी, 4 साल बाद आप मीडियोकर रह गए, मैं कहता हूं ना मीडियोकर माइंडसेट, अगर आप मीडियोकर रह गए तो आईआईटीएन भी बिना प्लेसमेंट के घूमे पॉसिबल है। सब कुछ संभव है इस दुनिया में।
तो पढ़ो। हिंदी मीडियम का बच्चा पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा, नहीं तो तुम्हारे आसपास का माहौल ऐसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। और फिर बोल रहा हूँ, तुम्हारी भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता, बिकॉज तुम्हारे आसपास के 5 से 10 किलोमीटर में ये संभावना है कि ना किसी को आईआईटी के बारे में पता हो, ना किसी को नीट के बारे में पता हो, ना किसी को ये पता हो कि इतना भी साइंस को पढ़ा जाता है क्या। ये हकीकत है बेटा इस दुनिया की, कोई नहीं जानता। हिंदी में बच्चे जानते ही नहीं है, और जानते हैं तो क्या जानते हैं, 4-5 लाख रुपए खर्च करके ही आईआईटी में सिलेक्शन मिलता है, यही जानते हैं। अगर ये ऑनलाइन दुनिया नहीं होती ना साहब, तो आज भी हिंदी मीडियम का बच्चा 10-10 साल पीछे होता प्रिपरेशन के। तो अच्छी बात है कि ऑनलाइन में आपको ये सारे विकल्प मिल रहे हैं, और ऑनलाइन में विकल्प ऐसे मिल रहे हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो। तो इस चांस को मिस मत करना। दिस इज नॉट द चांस फॉर योर सिलेक्शन, दिस इज अ चांस टू चेंज एंटायर जनरेशन। योर एंटायर जनरेशन विल चेंज। एक आईआईटीएन अगर निकल गया ना, एक एनआईटीएन अगर निकल गया ना एक परिवार से, एक डॉक्टर निकल गया ना, योर एंटायर जनरेशन विल चेंज। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, पता है आपको ये बात क्यों बनता है? क्योंकि उनको पता होता है कि करना क्या है एग्जैक्टली। तो सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो एक बार मिल जाती है लाइफ में, तो इतनी मेहनत के बाद मिलती है कि वो इंसान अपने आप को धन्य करता ही करता है, साथ में अपने पूरे परिवार को धन्य करता है। यू आर वर्किंग फॉर योर जनरेशन। तो इतना बड़ा क्रेडिट तुम्हें मिलने वाला है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। और ये मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें डिसिप्लिन करने के लिए बोल रहा हूँ। अपने आप को याद दिलाओ कि फॉर व्हाट मोटिव यू हैव स्टार्टेड, फॉर व्हाट मोटिव यू आर डूइंग इट। ये अपने आप को बराबर याद दिलाते रहो, है ना। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियली तो मैंने आपको इतना फ्री कर रखा है कि आपके माइंड पे बर्डन तो नहीं रहेगा। आप ये तो नहीं सोच सकते हो कि यार मैं 4-5 हज़ार का बैच लिया हूँ, उस बैच के अंदर मैंने पूरे साल पढ़ाई की है, फिजिक्स भी पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, मैथ्स भी पढ़ लिया, बायो भी पढ़ लिया, इतना कुछ पढ़ लिया, इतने कम पैसे में। आपके पेरेंट्स ये तो नहीं बोलेंगे आपको कि तूने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए, बिकॉज आपने उनसे बहुत कम पैसे लिए हैं फॉर योर प्रिपरेशन। तो ये बर्डन मैंने आपका कम कर दिया। अदरवाइज क्या होता है, आप जब 2.5-3 लाख रुपए लेके कोटा जाते ना, 1.5 लाख रुपए फीस जमा कराते, फिर 1.5 लाख 2 लाख रुपए हॉस्टल के जमा कराते, 3-3.5 लाख रुपए जब आप जमा कराते ना, तो एक बर्डन वो भी होता है। मेरे पेरेंट्स ने ज़िंदगी भर की कमाई पता नहीं कहाँ से लोन लेकर के मुझे 3-4 लाख में एडमिशन कराया है, सो दैट मैं आईआईटी में सेलेक्ट हो जाऊँ। वो अलग प्रेशर होता है। तो इमेजिन करना अगर आपके ऊपर वो प्रेशर होता तो कैसा रहता। और उसके बाद भी आप टीचर से ऐसे बैठ के बात नहीं कर पाते। 400-400 500-500 बच्चों की क्लास में आप ऐसे बात नहीं कर सकते ना। फिर वो अंदर ही अंदर घुटने वाली बात, क्यों कोटा में सुसाइड्स होते हैं? इसलिए होते हैं। और हिंदी मीडियम का बच्चा सुसाइड करता ही नहीं, पता हूँ क्यों? अरे भाई, हम वैसे भी मोम के तो होते नहीं हैं, हम वैसे ही पत्थर दिल होते हैं। ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया होता है हमारे माँ बाप ने कि उनको देख देख के हमको पता होता है कि मेहनत का मतलब क्या होता है। सुसाइड जैसा वर्ड हिंदी मीडियम के बच्चों के दिमाग में आता ही नहीं है। मेहनत इतनी की होती है ना लाइफ में, उनको पता है कि हमारे पेरेंट्स ने कैसे हमको यहाँ तक पहुँचाया है। हम उनके चेहरों पे ये खुशी, मतलब ये खुशी देखें वो ठीक है, पर गम तो नहीं देख सकते। उनका बेटा इसलिए चला गया क्योंकि वो आईआईटी में नहीं हुआ, नीट में नहीं हुआ। इस तरह के फुद्दू काम तो हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं करता, है ना। मैं वापस बोल रहा हूँ, आईआईटी इज़ नॉट द लाइफ, बट आईआईटी कैन बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का पार्ट हो सकता है। और अच्छी मेहनत करोगे ना, एक बार आईआईटी मिल गया ना तो फ्री हो जाओगे माइंड से, फिर अपने आप बहते चले जाओगे। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर मेहनत करना लाइफ में, कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगे। पर अभी सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, अगले 8 महीने दम लगा के पढ़ाई कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ आपको, जब इस तरह का कंटेंट मिलेगा, पूरे साल मिलेगा, अच्छी पढ़ाई होगी, चैप्टर प्रॉपर्ली फिनिश्ड होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। बस एक रिग्रेट, पश्चाताप तुम्हारे अंदर ना रह जाए कि काश मैं सर की बात मान के पढ़ लेता, काश वो सैटरडे संडे, काश वो छुट्टियों के दिन, काश वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ढंग से कर लेता, काश आलस नहीं करता। 20 सवाल तो थे, इतने तो सवाल बताए थे सर ने, काश मैं इतने ही सवाल कर लेता, 40 सवाल ही तो थे, कर लेता एक बार। नहीं आते करता तो सही। इस तरह के रिग्रेट्स लेके आगे बढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, जिनका बैकलॉग है, यस हम लोग वन शॉट वगैरह से ख़त्म करेंगे, बट समय मिल रहा है तो फिनिश इट। लेक्चर देखो करो, लेक्चर देखो करो, क्या दिक्कत है। इन्वेस्ट योर टाइम, अभी समय है, अभी बहुत समय है। यहाँ से तुम बहुत आगे निकल सकते हो, अच्छी रैंक, अच्छा सिलेक्शन, सब कुछ ला सकते हो। ये बात मैं बार बार नहीं बोलूँगा, और अक्टूबर नवंबर के बाद में ये बात नहीं बोल पाऊँगा मैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक तो सिलेबस ही खत्म हो जाएगा जेईई का। फिर क्या करोगे? पता है क्या होगा? फिर इसी स्पीड से पढ़ाऊँगा, समझ में भी तुम्हें पूरा आएगा,
पर 2-2, 3-3, 4-4 दिन में चैप्टर ऐसे खत्म होंगे। पता है रीज़न क्या है उसके पीछे? स्टार्टिंग की हुई मेहनत बाद में काम आती है। जो मैकेनिक्स में मेहनत कर रहे हैं ना, वो अभी समझ में नहीं आएगी, सेकंड बुक के चैप्टर जब ऐसे ऐसे खत्म होंगे ना तब समझ में आएगा। पर जो बच्चा यहाँ मेहनत नहीं किया होगा ना, उसको बड़ा अजीब लगेगा। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बात कर रहा हूँ भेदन क्षमता की, अगर आपको याद ही नहीं आया ना कि आशीष सर ने यहाँ पे पढ़ाया था भेदन क्षमता, फिर लटकोगे आप। देख लो, अच्छे से देख लो। देखो ये एक और भ्रम है, हम कभी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते नहीं है। एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कभी हो नहीं सकती। हम क्या करते हैं, हम टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक के सवाल लगाते हैं, कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सवाल लगाते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सवाल लगाते हैं। चैप्टर खत्म होते होते हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है फिर हम PYQs करते हैं, वो कुछ सिखाते हैं, फिर हम एडवांस के सवाल करते हैं, फिर हम टेस्ट देते हैं। ये सब सीक्वेंस में चलता है। परंतु आपको टेस्ट को इस तरीके से करना है जैसे आप DPP कर रहे हो, और हर DPP को ऐसे करना है जैसे कि आप टेस्ट दे रहे हो। अगर ये चीज़ करने में माहिर हो गए ना, अपने आप आपका रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। जब हम DPP करने बैठे हैं तो ये DPP नहीं है, ये 20 सवाल है। मेरे को इतना अलर्ट होकर सवाल करना है ना कि अगर सही लग रहा है, आई एम 100% श्योर, तो मैं टिक करूंगा। इफ आई एम नॉट 100% श्योर, देन मैं उस पर टिक नहीं करूंगा। इस तरीके से 20 सवाल करने हैं, चेक करना है कितने पॉजिटिव हुए, कितने नेगेटिव हुए। इतना सिंसियरली जब DPP को करते हैं ना, तो टेस्ट फिर DPP की तरह हो जाता है। और अगर टेस्ट DPP की तरह हो गया तो आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन में आप जागरूक रहे हो, कॉन्शियस रहे हो, तो एग्जाम में भी अच्छा करके आओगे। DPP करते वक्त तो एकदम उछल कूद के DPP कर रहे हैं। फर्स्ट सवाल किया, हाँ इसका आंसर A लग रहा है, फटाफट पीछे पलटा, अच्छा इसका आंसर A है, टिक। फिर सेकंड सवाल किया, उसका आंसर लग रहा है B है, पीछे पलट के देखा B, नहीं B नहीं है, C है। C क्यों है? नेट पे सर्च किया, अच्छा इसका आंसर C इसलिए, टिक। ऐसे करने से बर्बादी होती है। 20 सवाल है, 40 सवाल है, एक साथ 40 सवाल किए, फिर एक साथ मैच किया, कितने नंबर आए। फिर जो नहीं आए उनको वापस से किया, छोड़ दिया। अगले दिन फिर वापस देखा सॉल्यूशन क्या है। एक दिन दिमाग में सवाल को चलने देना चाहिए। ये DPP करने का सही तरीका है। जब ऐसे DPP करने लग जाओगे ना, तो फिर तुम्हारा डर ही निकल जाएगा सवालों से। तुम्हें पता होगा कि मेरी आदत है ही नहीं सवाल का आंसर देखने की। मैं सवाल देखता हूँ, मुझे लगता है मैं श्योर हूँ तो टिक करता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ तो हटा देता हूँ। जब हम DPP में इस चीज़ को रोज प्रैक्टिस करेंगे, 8 महीने तक प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्जाम का दिन हमारे लिए कोई अलग नहीं होगा। हम घर पे भी ऐसे ही करते थे, एग्जाम में भी ऐसे ही कर रहे हैं। पर जो बच्चा घर पे DPP को DPP की तरह नहीं कर रहा है, ऐसे ही बस फालतू पहला सवाल करके आंसर देखा, दूसरा आंसर, ये बकवास काम है। ये DPP करने का सही तरीका नहीं है बेटा। DPP करने का सही तरीका है, जितने सवाल हैं पहले सारे कर लो, जो आपको लग रहा है टिक कर दो, लास्ट में सॉल्यूशंस आंसर्स लास्ट में देखे जाते हैं। फिर एक जजमेंट तैयार किया जाता है कि इस DPP में मेरे कितने नंबर आए। मैंने 20 में से कितने सवाल किए, चाहो तो लिख लिया करो ऊपर ऐसे कि इस DPP में मेरे 20 में से 17 सवाल बन गए, मतलब ये टॉपिक हमारा अच्छा हो गया। अगर किसी DPP में 20 में से 12 सवाल बने, थोड़ा और काम करने की जरूरत है, ऐसे लिख लिया करो। दिस इज द राइट वे टू सॉल्व अ DPP। और ऐसा करोगे ना, टेस्ट में अपने आप आपके मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव होते जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ खुद को नहीं करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो ओवर एंड आउट मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी। सबके कॉमन डाउट्स होते हैं, बस इतना ही है कि थकना नहीं है, रुकना नहीं है, लगे रहना है। और एक बात का ध्यान रखना है, इट्स नॉट अ जर्नी कि इसमें हम लोग एक दिन आराम कर लें, 2 दिन आराम कर लें, ऐसी जर्नी नहीं है। आपको अपने पढ़ाई करते रहना है, आपको लगे रहना है, सवालों की प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। मोर नंबर ऑफ लेक्चर्स से बेटर होगा मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेक्चर देखने के लिए ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, सवालों की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। एक बार पढ़ लिया, सर से पढ़ने में मज़ा आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ बेसिक मैथ्स पढ़ ली, सुबह आके फिर बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिर ज़िंदगी में कभी बेसिक मैथ्स पढ़ाएंगे फिर पढ़ रहे हैं। मुझसे बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मुझसे एक बार पढ़ लिया, मैंने मेरे सारा कॉन्सेप्ट दे दिए, हाँ कुछ अलग क्लास होगी मैं आपको खुद ही इन्फॉर्म कर दूंगा। आए क्लास में, पढ़ाई करी, सीख लिया, सवालों की प्रैक्टिस करी। अगर आपको 5 मिनट भी मिल रहे ना, तो 2 सवाल लगा लो। 2 मिनट मिल रहे हैं, 1 सवाल लगा लो। अगर ये हो जाए ना कि कल को तुम्हें अगले आधे घंटे बाद मरना है, तो तुम्हें ये बोलना चाहिए कि इस आधे घंटे में मैं कम से कम 4-5 सवाल लगा के मरूं। इस अप्रोच के साथ में जेईई का बच्चा रहना चाहिए। ठीक है, तो हम तो मौत को भी इंतजार कराते हैं सवाल करने के लिए, ये चीज़ है। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए जेईई के बच्चे का, नीट के बच्चे का। चलिए, ओवर एंड आउट, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।